दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की खास खबरें। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु वार्ताकारों ने आज पृथ्वी को गर्म करने वाले जीवाश्म ईंधन के उपयोग से दूर रहने का निर्णय लिया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 की बैठक में केंद्रीय दस्तावेज ग्लोबल स्टॉकटेक को मंजूरी मिल गई है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र लगातार प्रयास कर रहा है। देखना यह होगा कि दुनिया की तमाम सरकारें अपना कितना योगदान देती हैं, खास तौर पर विकसित देश जो अब तक कई पर्यावरण समझौते से दूर हटते रहे हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश के लगभग 50% मेडिकल कॉलेज को निर्धारित मानकों का पालन न करने के लिए नोटिस जारी किया है। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि इन मेडिकल कॉलेज की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। कई मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की संख्या कम है, रेजिडेंट डॉक्टरों की उपस्थिति भी पर्याप्त नहीं है। जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार प्रोफेसर और रेजिडेंट डॉक्टरों को कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। कई मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य सबसे पहले स्थान पर आता है और इन हालातों में देश के मेडिकल कॉलेज की स्थिति इस बात का इशारा देती है कि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी कई साल पीछे चल रही है। हम शायद स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की करने का खोखला दावा भी पेश करते हैं। आज बुधवार को लोकसभा में काफी हंगामा हुआ। दरअसल शून्यकाल के दौरान दो लोगों ने सदन में प्रवेश किया और कनस्तर खोले, जिससे पीले रंग का धुआं निकला। दोबारा सदन शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह जानकारी साझा की और उन्होंने कहा कि शून्यकाल के दौरान हुई घटना की पूरी जांच लोकसभा अपने स्तर पर कर रही है। दिल्ली पुलिस को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है और उनका सारा सामान भी जब्त कर लिया है। लोकसभा अध्यक्ष के मुताबिक धुआं हानिकारक नहीं था। लोकसभा की फोटो देखने पर पता चलता है कि एक व्यक्ति डेस्क पर कूदते दिखा और दूसरा दर्शक दीर्घा में धुआं छिड़क रहा था। सदन के अंदर मौजूद कुछ सांसदों ने बाद में प्रेस को बताया कि यह दोनों व्यक्ति तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे थे। अब यह तो बाद में ही पता चलेगा कि किसकी तानाशाही की वह बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में माओवादी द्वारा किए गए विस्फोट में सशस्त्र बल का एक जवान मारा गया है और एक घायल हो गया है। पिछले कुछ महीने में माओवादी द्वारा कई हमले किए गए हैं और कई जवान शहीद भी हुए हैं। शहीद हुए कांस्टेबल का नाम कमलेश साहू था। 4 बार के लोकसभा सांसद और भाजपा राज्य प्रमुख विष्णुदेव साय ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विष्णुदेव फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। छत्तीसगढ़ में भाजपा के चुनाव जीतने के बाद भाजपा आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया था। लोकसभा से निष्कासित की गई तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि निष्कासन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई की जाए। मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई गुरुवार या शुक्रवार को की जाए। पहले यह मामला न्यायमूर्ति SK कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष गया था, लेकिन जस्टिस कौल 25 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। इसलिए उन्होंने वरिष्ठ वकील सिंघवी से कहा कि इस मामले का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख करें। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर रवि उत्पल को प्रवर्तन निदेशालय के आदेश पर इंटरपोल द्वारा जारी किए गए रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर दुबई में हिरासत में लिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट महादेव ऑनलाइन ऐप के संबंध में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है। ईडी के मुताबिक रवि उत्पल के प्रत्यर्पण की कार्रवाई आने वाले महीने में शुरू होगी। ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का विकास सबसे बड़ा उपकरण भी साबित हो सकता है और विनाश में इसकी सबसे बड़ी भूमिका भी हो सकती है। उन्होंने इसके इस्तेमाल में अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने डिप फेक, साइबर सुरक्षा और साइबर आतंकवाद को AI टूल्स के अनियंत्रित विकास से उत्पन्न होने वाले चिंता के रूप में भी चिन्हित किया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मंगलवार को राज्यसभा में विदेश में खालिस्तानियों द्वारा हो रही देश विरोधी गतिविधियों पर चिंता जाहिर की और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यह मुद्दा 0 आवर दौरान उठाया। 0 आवर के दौरान यह अन्य मामले में जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने देश भर में 500 रुपए में LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस सांसद समीर उल इस्लाम ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याण कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने मजदूरों की दुर्दशा का मुद्दा भी उठाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद कैलाश सोनी ने मांग की कि विद्यालय और विश्वविद्यालय में सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए।
महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी तौर से लागू नहीं हुई हैं। केंद्र सरकार ने संसद में रिपोर्ट दी है कि निर्भया फंड के तहत जो धनराशि आवंटित की गई थी उसमें से 70% धनराशि खर्च हो पाई है। 30% धनराशि खर्च न होने की दो वजह हो सकती हैं। एक कि हमारी महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित है और हमें उतने पैसे की आवश्यकता है ही नहीं जितना हमें केंद्र सरकार देती है। दूसरा कि राज्य सरकारों के पास महिला सुरक्षा से संबंधित खर्च करने की इच्छा शक्ति भी नहीं रह गई हो। वजह जो भी हो, महिलाओं से संबंधित सुरक्षा के मामले हर साल बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले जारी की गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट इस बात की साफ साफ पुष्टि भी करती है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।